औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। आज जेल भरो तहरीक का तीसरा दिन था। पिंडी कमेटी चौक से आज गिरफ़्तारी हुई है और जोश और जज्बे के साथ जिस तरह लाहौर में लोग निकले थे, कल पेशावर में निकले थे, उसी तरीके से पिंडी के लोग भी जज्बे और जोश और शौक़ के साथ गिरफ़्तारी देने आए थे। लेकिन उस ड्रामाबाज पुलिस के पास गिरफ़्तार कराने का बंदोबस्त नहीं था। उनके पास गाड़ियां मौजूद नहीं थी। जो गाड़ियां खड़ी करके साइड पर और स्पीकरों पर ऐलानात कराते थे, उनकी भी ये साजिशी मंसूबा नाकाम हो गया। जो मुतनाज़ा बनाना चाह रही थी इस तहरीक को, जो ये पैगाम देना चाह रही थी कि लोग सिर्फ तस्वीरें खिंचवाते और गिरफ़्तारियाँ नहीं देते, वो गलीज़ चेहरा भी आज पाकिस्तान की पुलिस का और राना सनाउल्लाह का लोगों के सामने बेनकाब हो गया कि लोग गिरफ़्तारियाँ देने आए थे लेकिन इनके पास गाड़ियाँ मौजूद नहीं थी, इनके पास जेलों में भी जगह नहीं है। ये पहला मरहला है जेल भरो तहरीक का। इसके बाद बाकी मराहल भी जो है इस तहरीक के शुरू होंगे। ये घबरा चुके हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत और इसके सहूलतकार इस तहरीक से घबराहट का शिकार हो चुके हैं। और मरियम नवाज़ जिस शख्सियत के बारे में आप कहती थी कि वो मुल्क छोड़ के भाग जाएगा, जुल्फ़ी बुखारी, वो आज गिरफ़्तारी दे चुके हैं। वो मुल्क छोड़ के नहीं भागे, वो आज गिरफ़्तारी दे चुके, जिसके बारे में आप कहती थी, जिस तरह आप शहबाज गिल के बारे में कहती थी कि ये भी मुल्क छोड़ के भाग जाएगा। आपकी तशद्दुद को, रियासती तशद्दुद को बर्दाश्त करते हुए आज भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और अपने केसेस का सामना अदालतों में कर रहे हैं, आज भी मौजूद है। भागा है तो आपका बाप भागा है इस मुल्क से और हमेशा भाग जाता है। जिसको आप कहती है कि फ्रंट लाइन पर लड़ते हैं, वो लंदन में बैठे हुए मुल्क छोड़ के, और जिसके बारे में आप कहती थी कि मुल्क छोड़ के चले जाएंगे, वो आज मुल्क के अंदर मौजूद है। दोस्तों साथियों, मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। इनकी बयानिया सिर्फ दिल तक होती है। इन्होंने जब भी कोई बयानिया बनाया है इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, दबाव में लाके डील करके बयानियों को दफना चुके। माजी में जितनी भी बयानियाँ जो है मुस्लिम लीग नून ने 1999 में बनाया था, उसको भी दफना चुके थे। और फिर जो है जब बाजवा के निकालने पर शोर मचाते थे और नारे लगाते थे कि मुझे क्यों निकाला, वोट को इज़्ज़त दो, उस बयानिया का भी ये जनाजा निकाल चुके हैं। एक और बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हकीकत ये जिन शख्सियात का ये नाम ले रही है, जिनको ये साजिशी करार दे रही है, बाजवा के अलावा जस्टिस साकिब, निसार चीफ जस्टिस साबिक, वो पानामा बेंच का हिस्सा नहीं थे। जनरल हमीद जिस वक्त नवाज शरीफ को सज़ा हो रही थी, वो DGISI नहीं थे। जिन सीनियर जजेस को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रही है, वो जजेस कभी भी नवाज शरीफ के केस में हिस्सेदार नहीं थे, यानी उस बेंच का हिस्सा ही नहीं थे। कोई केस नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ इन जजेस ने नहीं सुना है जिनको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रही है। यानी जो बयानियाँ बनाए जा रहे हैं वो भी झूठ के पलंदे पर बनाया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, जनरल बाजवा और जनरल फैज़, उस वक्त DGISI था जनरल फैज़, जब आपके बाप से डील हो रही थी, मुल्क से बाहर जाने की जो डील हो रही थी। जिस वक्त आप जनरल फैज़ पर तनकीद करती थी, जनरल बाजवा पर तनकीद करती थी, सरेआम करती थी, आपका बाप करता था, आप करती थी, आपकी पूरी पार्टी करती थी। ख्वाजा आसिफ साहब का उस वक्त भी जो है ना असम्बली के अंदर तकरीर थी कि फ़ौज को बजट दे दे के ये हमारी जिस्म की गोश्त को नोच के खा चुके हैं। ये तकरीरें उस वक्त जनरल बाजवा
और जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ होती थी, जिस वक्त आपके बाप के साथ डील की तैयारी हो रही थी। उस डील के अंदर यकीनन जनरल बाजवा के साथ जनरल फैज़ मौजूद थे। आपके कज़न सलमान शहबाज को और आपके चाचा शहबाज शरीफ के दामाद को अली इमरान को फ़रार कराने में भी उस वक्त जनरल बाजवा और जनरल फैज़ शामिल थे। जिस वक्त आप बड़ी बयानियाँ बना के तकरीरें करती थी और बड़ा बयानियाँ बना के जो है दबाव डालती थी फ़ौज के ऊपर और मुतनाज़ा करती थी अफवाज पाकिस्तान को, उस वक्त आप डील में लगी हुई थी। अपने बाप को मुल्क से फ़रार करने के लिए आप इन दो शख्सियात के साथ डील में लगी हुई थी। और जब डील हुई और वो डील इस बुनियाद पर हुई कि नवाज़ शरीफ ने मुल्क से बाहर जाना था और मुस्लिम लीग नून ने एक्सटेंशन में जनरल बाजवा को वोट देना था, ये डील हुई थी। उस वक्त यकीनन जनरल अमीर भी इसके अंदर शामिल थे। तो आपका बयानिया और आपका जो दबाव इदारों के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए होता है कि आप अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले कराना चाहते, आप डील कराना चाहते हैं और आप अपनी मर्ज़ी से जो है इस मुल्क के अंदर कौम के ऊपर इदारों के मिली भगत से मुसल्लत होना चाहते। यही है आपका बयानिया। आपका बयानिया हकीकी जमहूरियत के लिए नहीं है। आपका बयानिया इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए नहीं है। आपका बयानिया इस मुल्क में कानून और इंसाफ की बालादस्ती के लिए नहीं है। आपका बयानिया सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ाती मुफादात के लिए आपका बयानिया हो जाते हैं और जब आपके मुफादात पूरे हो जाते हैं, आपकी डील हो जाती है इस्टेब्लिशमेंट से, तो उस बयानियों को आप दफना देती हो। ये मुस्लिम लीग नून का जो है वतीरा रहा है और ख्वाजा आसिफ का आज की तकरीर भी इसी से मुंसलिक है, दबाव डालने से मुंसलिक है। जजों को दबाव में लाना चाहते और अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले आप लोग कराना चाहते हैं, क्योंकि ये आपका वतीरा रहा है। या आपने चीफ जस्टिस सजाद अली शाह के ख़िलाफ़ कोयटा बेंच से बगावत कराया और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला कराया, दबाव में ला के आपने अपने फ़ैसले करवाए। यही आपका वतीरा रहा है। तो आपका बयानिया कामयाब नहीं होगा, क्योंकि लोग आपकी साजिशों को समझ चुके हैं। लोग आपकी ज़हनी साजिशों को समझ चुके हैं। आपका बयानिया 1999 से लेकर अभी तक एक ही बयानिया है कि हमारे साथ बैठ के डील कर लो, हमें एनआरओ दे दो, और जब हमारे ऊपर केसेस बने या हमारे ऊपर सख्ती आ जाए तो हमें भागने का रास्ता दो। यही एक बयानिया है आपका। मरियम नवाज़ साहिबा, यही एक बयानिया है आपका। दूसरी तरफ बड़े जो है वज़ीर आज़म साहब उस दिन बैठ के कि जी हमने फ़ैसला कर लिया, हम सादगी के साथ जो है ना ज़िंदगी अपनी दोहरी हुकूमत की जो है ना सादगी से जो है ना इसको जो है ना आगे लेके जाएंगे, और वज़रा के पास 100 कोटी की गाड़ी होगी, बड़ी कोई गाड़ी नहीं होगी, और इससे जो है ना 200 अरब रुपए का जो है ना सालाना कौम को फ़ायदा होगा। और आज उसकी चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़, जिसके पास कोई सरकारी ओहदा नहीं है, वो सरकारी प्रोटोकॉल में सियासी उमूर अंजाम दे रही है। दर्जनों गाड़ियों के अंदर जो है वो घूम रही है और दर्जनों पुलिस की सिक्योरिटी की गाड़ियाँ उसके पीछे भाग रही है, और पंजाब के सरकारी ख़जाने से मुस्लिम लीग के कन्वेंशन और मुस्लिम लीग की जो है अखराजात को बर्दाश्त किया जा रहा है। ये है शहबाज शरीफ साहब का बयान। ये जो खोखले बयानात ले आते हैं, ड्रामेबाज खोखले बयानात जब सामने लाता है, उसका जवाब बहुत जल्दी उसको मरियम नवाज़ की प्रोटोकॉल से मिल गया। इनके खोखले नारे होते, माजी में भी ये नारा लगा चुके हैं कि मुल्क सवारो कर्ज उतारो, वो पैसे भी ये खा चुके थे।
आज निगरान हुकूमत जिसकी ज़िम्मेदारी है कि साफ़ और शफाफ इलेक्शन कराना, पंजाब की निगरान हुकूमत आज दिहाड़ियों में लगी हुई है। प्रॉपर डीलरों के पास पोस्टिंग, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग पैसे लेके किए जा रहे हैं, जबकि निगरान हुकूमत को आईनी तौर पर पोस्टिंग और ट्रांसफ़र की इजाज़त नहीं होती है। लेकिन ये निगरान हुकूमत मोहसिन नकवी जो जरदारी का बगल बच्चा है, नवाज शरीफ का पार्टनर है करप्शन में और हमारी एस्टेब्लिशमेंट का लाडला है, उसकी हुकूमत में, निगरान हुकूमत में पोस्टिंग और ट्रांसफ़र का पैसा लिए जा रहे, दिहाड़ियाँ लगाई जा रही है। यही ख्वाजा आसिफ 2013 में पिटीशन लेके सुप्रीम कोर्ट में गए थे, इफ्तिखार चौधरी के अदालत में गए थे कि जी 184(3) आर्टिकल 184(3) के मुताबिक निगरान हुकूमत ट्रांसफ़र और पोस्टिंग नहीं कर सकती है। एक बेंच बना था 2 जजेस पर मुश्तमिल, जिसकी सरबराही इफ्तिखार चौधरी कर रहे थे। ख्वाजा आसिफ आपको याद होगा, यही पिटीशन आप 2013 में लेके गए थे कि 184 आर्टिकल 184(3) के मुताबिक निगरान हुकूमत ट्रांसफ़र और पोस्टिंग नहीं कर सकती है। आज अगर CPO डोगर की जो है आपकी एक्शन को गैर आईनी समझती है और आपकी हुक्म को मुअत्तल करती है, तो ये वही 184(3) है ख्वाजा आसिफ, ये वही आर्टिकल है जिसके ज़रिए आप सुप्रीम कोर्ट गए थे। आपको तकलीफ़ शुरू हो जाती है जब आपके हक़ में फ़ैसले नहीं आते, आप अदालतों को ब्लैकमेल करना शुरू हो जाते हो और आप असम्बली के फ्लोर पे खड़े हो के अदालतों के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करते हो और आप अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले 2013 में इफ्तिखार चौधरी से करा चुके हो, चीफ जस्टिस से। इसी आर्टिकल 184(3) के ज़रिए आपने पिटीशन दायर की थी और आज यानी इस बेंच को, जो 9 जजेस पर मुश्तमिल बेंच है, इसको PDM मुतनाज़ा करने की तेज़ी के साथ कोशिश कर रही है। पाकिस्तान बार को साथ मिलाकर पैसे के बलबूते पर इस बेंच को मुतनाज़ा करने की कोशिश कर रही है। अंदाज़ा इस बात से लगाए कि जस्टिस मंदूखील की नोट आज पीपल पार्टी का वकील जो रिकॉर्ड नहीं है अभी इस बेंच का, वो पढ़ के सुनाता है बेंच के सामने। यानी आप इस बात से अंदाज़ा लगाए कि जिस पर चीफ जस्टिस साहब उससे सवाल करते हैं कि ये नोट आपके पास है, और वो कहते हैं जी हाँ है मेरे पास। वो कहते हैं जी अभी तो ये हमारा रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बना है, अभी तो इसके ऊपर हमारे दस्तखत नहीं हुए, लेकिन वो पीपल पार्टी के वकील के पास पहुंच जाती है। तो आज सारा सोशल मीडिया के ऊपर वो चल रहा है, वो नोट मंदूखील साहब का, जस्टिस मंदूखील साहब का। यानी कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से इस बेंच को मुतनाज़ा बना दे, क्योंकि इस बेंच ने तो आईनी फैसला करना है और आईनी फैसला यही है कि असम्बलियाँ तहलील होने के बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना है निगरान हुकूमत ने और इलेक्शन कमीशन ने। यह जिम्मेदारी है आईनी, जो इन्होंने पूरी नहीं करनी है तो उसके लिए तमाम बेंच को मुतनाज़ा बनाया जाए। यह है इम्पोर्टेड हुकूमत के साजिशी मंसूबा और उसके सहूलतकारों की मेहरबानी। ये है सारा मंसूबा कि किसी तरीके से इलेक्शन ना हो, जो आईनी काम है वो ना हो। तो एक बात ज़रूर जहन में रख ले,
अगर आईन पर अमल दरामद नहीं हुआ और अगर अदालतों ने नजरिया ज़रूरत के तहत फैसले किए तो फिर इस मुल्क में अनारकी, इंतशार और लाकानूनियत को कोई भी नहीं रोक सकता है। फिर ये मुल्क जाएगा अनारकी की तरफ, इंतशार की तरफ, इक्तिसादी बहरान की तरफ, माशी बहरान की तरफ, बेरोज़गारी की बहरान की तरफ, लाकानूनियत की बहरान की तरफ। ये मुल्क बढ़ेगा फिर, और इस बहरानों से फिर कोई महल भी नहीं बच सकेगा। वो गुस्सा आवाम की नज़रों में सरेआम नज़र आ रहे, जिस तरह वो अपने आप को गिरफ़्तारी के लिए पेश कर रहे और जिस तरह बड़ी तादादों में जेल बरो तहरीक में शामिल हो रहे, जिस तरह कल पेशावर में लोग जेल की दीवारें पलांग करके जेल में कूद रहे थे, उनकी नज़रों में गुस्सा नज़र आ रहा था। फिर किसी का महल भी नहीं बचेगा अगर इस आईन को मुअत्तल किया गया या इस आईन पर अमल दरामद नहीं कराया गया, तो यकीनन इस मुल्क के अंदर एक अनारकी और इंतशार का इनकलाब आने वाला है। दोस्तों और साथियों, आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे सुनते हो, मुझे रिप्लाई करते हो। सलाम अलैकुम।